प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं बीए फाइनल के अंतर्गत यूनिट नंबर 4, जिसका अंतिम टॉपिक रहेगा निबंध। निबंध क्या होता है इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। निबंध जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, नी प्लस बंध। नी प्लस बंध से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ, अच्छी तरह से बंधा हुआ। यानी जो निबंध है वो नी प्लस बंध से बना हुआ है, नी उपसर्ग है और इसका सामान्यतः अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। अब बात आती है कि अच्छी तरह से कौन बंधा हुआ है। निबंध यानी ऐसी काव्य रचना जिसका पूरे नियमों से वो बंधी हुई है, अच्छी तरह से बंधा हुआ, उसका अर्थात है जो है वो निबंध है। निबंध में भाषा महत्वपूर्ण है। भाषा महत्वपूर्ण है और भाषा को निबंध की शक्ति भी कहते हैं। यानी निबंध की शक्ति जो है वो है भाषा। यानी भाषा कैसी? अच्छी तरह से बंधी हुई, यानी नी प्लस बंध, नियमों में बंधी हुई, अच्छी तरह से बंधी हुई, वो क्या कहलाता है? वो निबंध कहलाता है। अब हम देखते हैं निबंध की परिभाषाएं। निबंध को हमने देखा कि नी प्लस बंध से बना हुआ है और निबंध का मतलब होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ, जिसके अंदर सर्वप्रथम जो बात होती है वो होती है भाषा की, कि भाषा उसकी कैसी हो, सुगठित हो, संक्षिप्त हो, ऐसे बहुत सारे उसके अंदर गुण होने अनिवार्य हैं। तो अब हम जो है निबंध की परिभाषा की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले परिभाषा है वो है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास के अनुसार निबंध वह लेख है जिसमें किसी विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्य पूर्वक ढंग से विचार किया गया हो। यानी श्याम सुंदर दास का मतलब है कहने का कि निबंध जो होता है वह होता है जिसमें किसी भी विषय पर विस्तार पूर्वक लिखा गया हो, विस्तृत लिखा गया हो और पांडित्य पूर्वक यानी चमत्कार पूर्ण ढंग से उसमें तत्वों का समावेश किया गया हो, वह क्या कहलाता है? वह निबंध कहलाता है। तो आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार निबंध वह लेख है जिसमें किसी विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्य पूर्वक ढंग से विचार किया गया हो, वह निबंध कहलाता है। श्याम सुंदर दास की परिभाषा के बाद हम देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निबंध क्या है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भावों या विचारों की प्रधानता तथा शैली की रमणीयता के योग से जिस नवीन साहित्य का प्रचलन हुआ वह निबंध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भावों या विचारों की प्रधानता तथा शैली की रमणीयता के योग से जिस नवीन साहित्य का प्रचलन हुआ वह क्या है? वह निबंध है। यानी इन्होंने क्या माना? इन्होंने माना कि जो मनुष्य के भाव या विचार हैं उसमें जो विचारों की जो प्रधानता है उसकी शैली के साथ साथ
रमणीयता का होना भी जरूरी है। तो वह क्या है? निबंध है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार क्या परिभाषा रहेगी निबंध की, वो देखें कि बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन, जिसमें निजीपन और स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता आदि गुणों का होना आवश्यक है। यानी बाबू गुलाब राय कहते हैं कि निबंध क्या है? एक गद्यात्मक शैली है, यानी एक गद्यात्मक रचना है जो एक सीमित आकार के भीतर हो, किसी विषय का वर्णन हो, जिसमें क्या आवश्यक हो? एक उसमें निजीपन, उसमें स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता इत्यादि तत्वों का होना आवश्यक है। उसे हम निबंध की श्रेणी में रखेंगे। तो हमने जाना निबंध के 3 परिभाषाएं, श्याम सुंदर दास की परिभाषा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा, बाबू गुलाब राय के अनुसार उसकी परिभाषा। तो अब हमें देखना है कि निबंध के अंग या तत्व कौन से होते हैं और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, और निबंध के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और निबंध की शैलियां कौन कौन सी होती है। करते हैं निबंध के अंदर, एक अच्छे निबंध के अंदर कौन कौन से गुण होने अति आवश्यक है। तो आइए हम निबंध के अंगों की बात करते हैं, तत्वों की बात करते हैं। तो निबंध के अंग या तत्व एक ही बात है। निबंध के अंग या तत्व जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 भागों में इसको विभाजित किया जाता है निबंध को। 4 इसके मुख्य अंश होते हैं। तो नंबर 1 पे जब भी हम कभी निबंध लिखेंगे, निबंध शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तब क्या होता है? सबसे पहला जो होता है वो होता है शीर्षक। सबसे पहले हम निबंध के अंगों की बात करेंगे। 1 नंबर पर शीर्षक। शीर्षक जो है वो हमेशा आकर्षक होना चाहिए, यानी उसको प्रस्तुत करने का तरीका जो है वो आकर्षक लगे, ताकि जो पढ़ने वाला है या जो लिखने वाला है या देखने वाला है उसको वो उसके अंदर उत्सुकता पैदा करे उसको पढ़ने की। तो सबसे पहला शीर्षक, इसके अंतर्गत वो आकर्षक हो, उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए, लेकिन सीमित हो। ये पहला पॉइंट निबंध का शीर्षक। इसके बाद दूसरा प्रस्तावना। दूसरे के अंतर्गत हम लेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना कैसी हो? प्रस्तावना जो है वो निबंध की नींव होती है। यानी कहते हैं ना कि हम कोई भी महल खड़ा कर रहे हैं या कोई मकान बना रहे हैं तो उसकी नींव जो है मजबूत होनी चाहिए। नींव अगर मजबूत होगी तो महल क्या है? सुंदर बनेगा। तो ये वो नींव है, कौन सा? प्रस्तावना। और नींव किसकी? निबंध की। तो निबंध के जो अंग तत्व है इसमें दूसरा भाग है प्रस्तावना। प्रस्तावना को निबंध की नींव कहते हैं। निबंध की नींव होती है, ये ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, सजीव होनी चाहिए, यानी जीवंत लगे हमें वो। और विषय वस्तु जो हम निबंध की लिख रहे हैं उसकी उसके अंदर एकमात्र झलक होनी चाहिए। यानी उस प्रस्तावना के अंदर जो भी हम विषय लिख रहे हैं उसकी एक झलक हो, और लंबी ना हो प्रस्तावना, सजीव होनी चाहिए, जीवंत लगनी चाहिए, और प्रस्तावना को नींव कहा जाता है निबंध की। ये 2 नंबर पर प्रस्तावना थी। अब आगे बात करें 3 नंबर शीर्षक प्रस्तावना के बाद 3 नंबर पे हम लिखते हैं विस्तार, यानी निबंध का विस्तार। इसमें क्या होता है? इसमें विचारों का, भावों का विकास होता है। विचारों का या भावों का इसमें विकास होता है। यानी कोई निबंधकार जो लिख रहा है उसका जो दृष्टिकोण है वो इसी में होता है। विस्तार जब वो लिखेगा इसी में उसका निबंधकार का दृष्टिकोण होगा। सर्व प्रमुख अंश होता है निबंध का, सर्व प्रमुख अंश जो होता है वो विस्तार होता है। इसके बाद यह विस्तार जो है
संतुलित होना चाहिए। निबंध का आकार, निबंधकार का दृष्टिकोण होता है क्या? विस्तार। और विस्तार किसका? निबंध का। ये तत्वों की बात है। अब नंबर 4 पे हम बात करेंगे उपसंहार यानी समाप्ति। उपसंहार 4 नंबर पे आएगा। और उपसंहार कैसा हो? समापन का क्रम होना चाहिए। यानी जब भी हम निबंध का समापन करेंगे तो वो एक क्रम के अंदर होना चाहिए, जिसमें उपदेश होना चाहिए। जैसे हम कोई निबंध लिख रहे हैं, उससे संबंधित कोई उपदेश हो सकता है, उससे संबंधित कोई कविता की पंक्ति हो सकती है, कविता के माध्यम से समापन भी हो सकता है, और एक पंक्ति के माध्यम से भी समापन हो सकता है। तो ये था उपसंहार। तो निबंध के अंग या तत्व 4 प्रकार के होते हैं। कोई भी निबंध है वो 4 भागों में लिखा जाता है। शीर्षक सबसे पहला क्रम होता है, दूसरा प्रस्तावना होती है, तीसरा उसका विस्तार होता है, और नंबर 4 पे उपसंहार होता है। तो ये था निबंध के अंग या तत्व। निबंध के अंगों और तत्वों की बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं निबंध की विशेषताएं। एक अच्छे सुगठित निबंध की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, उसको आइए जानते हैं। निबंध की आकारगत लघुता हो, यानी निबंध जो है वो आकारगत, जिसमें क्रमानुसार आकार हो, जैसा उसमें चाहा गया हो उस प्रकार का उसमें आकार हो, उसमें लघुता होनी चाहिए, यानी छोटा हो, लघुता होनी चाहिए। इसमें निबंध में निजीपन, व्यक्तित्व विशेषता समाहित होनी चाहिए। निबंध में निजीपन व व्यक्तित्व विशेषता समाहित होनी चाहिए। निबंध में स्वच्छंदता और स्वतः पूर्णता होनी चाहिए। निबंध में स्वच्छंदता और स्वतः पूर्णता होनी चाहिए। निबंध में सजीवता, रोचकता हो, जो निबंध है वो सजीव होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में वो निबंध सजीव है, जीवंत हो उठता है। उसकी विषय को देखकर, यानी जो पढ़ने वाला है उसके अंदर भावों की रोचकता आ जाए, आनंद की अनुभूति उसके अंदर हो। जैसे हमने रस की बात की, वो जो निबंध है सजीव होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। निबंध के अंदर स्वगत भावाभिव्यक्ति होनी चाहिए। निबंध के अंदर स्वगत भावाभिव्यक्ति होनी चाहिए। और जो निबंध है उसकी भाषा में कसावट हो, यानी भाषा में कसावट होनी चाहिए। तो ये थी निबंध की विशेषताएं। एक बार फिर से, निबंध की भाषा में कसावट होनी चाहिए, निबंध की आकारगत लघुता हो, निबंध में निजीपन व व्यक्तित्व विशेषता हो, निबंध में स्वच्छंदता और स्वतः पूर्णता होनी चाहिए, निबंध में सजीवता और रोचकता हो, निबंध में स्वगत भावाभिव्यक्ति हो। के प्रकारों के विषय में तो आइए जाने। सबसे पहला जो निबंध का प्रकार है वो है वर्णनात्मक निबंध। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णनात्मक निबंध की। इस निबंध के अंतर्गत किसी वस्तु, दृश्य या स्थान का वर्णन किया जाता है। वर्णनात्मक निबंध में किसी वस्तु, दृश्य या स्थान का वर्णन किया जाता है। यह समास शैली में लिखा जाता है। यह व्यास शैली में लिखा जाता है। व्यास शैली में लिखा जाता है। इसमें वर्ण्य विषय का विस्तार रहता है। इसमें कल्पना एवं भाव प्रदान इसका विषय रहता है। यानी वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत इसमें किसी वस्तु, दृश्य, स्थान का वर्णन किया जाता है। इसमें शैली जो है वो व्यास शैली रहती है। वर्ण्य विषय का विस्तार होता है।
कल्पना एवं भाव प्रदान इसमें समाहित किया जाता है। और नंबर 2 की बात करेंगे, विवरणात्मक निबंध यानी विवरण देना, विवरणात्मक निबंध। इसमें किसी घटना, वृत्तांत, कथा का विषय इसमें रहता है, यानी इसमें कोई घटना होती है, कोई वृत्तांत लिया जाता है या किसी कथा का वर्णन करना होता है। इसकी जो शैली है वो व्यास शैली रहती है। इस निबंध के दौरान प्राकृतिक दृश्य विद्यमान रहते हैं, यानी प्राकृतिक दृश्यों का समाहार होना बहुत जरूरी है। तो ये था विवरणात्मक निबंध। नंबर 3 पे बात करेंगे विचारात्मक निबंध की, यानी जिसमें हमें विचार करना हो, विचार करने योग्य विचारात्मक निबंध। इसमें विचारों का बुद्धिगत विषयानुसार विश्लेषण किया जाता है। व्यास और समास दोनों शैलियों में यह लिखा जाता है और इसमें दार्शनिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक विषयों को समाहित किया जाता है। और विचारात्मक निबंध जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आलोचनात्मक निबंध, दूसरा है विवेचनात्मक निबंध, तीसरा है गवेषणात्मक निबंध यानी खोजपरक। तो विचारात्मक निबंध में देखें कि विचारों का बुद्धिगत विषयानुसार विश्लेषण होता है। दार्शनिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक इसमें विषय रहते हैं। व्यास और समाज शैली में इसको लिखा जाता है। और विचारात्मक निबंध है वो 3 प्रकार के होते हैं, आलोचनात्मक निबंध, विवेचनात्मक निबंध और गवेषणात्मक निबंध। नंबर 4 पे हम बात करते हैं भावात्मक निबंध की। नंबर 4 पे है भावात्मक निबंध। इसमें निबंधकार के वैयक्तिक अनुभवों, प्रतिक्रियाओं, संवेदनाओं का वर्णन किया जाता है। यानी भावात्मक निबंध में क्या है, इसमें निबंधकार के स्वयं के जो व्यक्तिक अनुभव हैं, प्रतिक्रियाएं हैं या संवेदनाएं हैं, उसी का वर्णन उसमें किया जाता है। तो नंबर 5 पे है आत्मपरक या व्यक्तिवादी निबंध। आत्मपरक व्यक्तिवादी निबंध में क्या होता है, इसमें स्वयं निबंधकार को विषय सामग्री बनना पड़ता है। इसमें विषय सामग्री जो है स्वयं निबंधकार होता है, स्वयं पर लिखता है। और उसमें क्या क्या होता है, धारा प्रवाह में लिखना पड़ता है। उसमें व्यंग्य विनोद भी होता है, यानी हास्य व्यंग्य विनोद होता है, उक्ति वैचित्र्य होता है, आत्मीयता का समावेश उसमें होता है। और उदाहरण स्वरूप हम बात करें तो ललित निबंध जो है वो आत्मपरक व्यक्तिवादी निबंध के दौरान आते हैं, ललित निबंध। तो ये थे निबंध के प्रकार। हमने जाना निबंध के 5 प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकारों का हमने वर्णन देखा। तो आइए अब हम देखते हैं निबंध की विभिन्न शैलियाँ, कौन कौन सी शैली में निबंध है वो लिखे जाते हैं, कौन कौन सी शैली का इसमें प्रयोग किया जाता है। निबंध के प्रकारों के बाद अब हम बात करेंगे कि निबंध की शैलियाँ, यानी निबंध कौन कौन सी शैली में लिखे जाते हैं, उसकी शैली क्या होती है, उसकी बनावट क्या होती है, यानी किस प्रवाह में वो लिखा जाता है। तो आइए हम जानें निबंध की विभिन्न शैलियाँ। तो हिंदी के समीक्षकों ने निबंध की लगभग 9-10 शैली को बताया है। तो कौन कौन सी है निबंध की शैलियाँ। नंबर 1 पे है प्रसाद शैली। नंबर 2 पे है समास शैली। नंबर 3 पे है प्रलाप शैली। नंबर 4 पे है व्यास शैली। नंबर 5 पे है तरंग शैली। नंबर 6 विवेचन शैली। नंबर 7 विक्षेप शैली। नंबर 8 व्यंग्य शैली। नंबर 9 धारा शैली। तो ये थी निबंध की विभिन्न शैलियाँ। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ,
निबंध की शैलियों को प्रसाद शैली, समास शैली, प्रलाप शैली, व्यास शैली, तरंग शैली, विवेचन शैली, विक्षेप शैली, व्यंग्य शैली और धारा शैली। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक बीए फाइनल के अंतर्गत निबंध किसे कहते हैं, निबंध की परिभाषा, निबंध की अंग या तत्व, निबंध के प्रकार, निबंध की विशेषताएं, निबंध की शैलियां, ये हमने देखा। तो ये हमारा टॉपिक पूर्ण होता है। धन्यवाद।